हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय क्या होते हैं। आज हम उसमें आगे पढ़ेंगे कि बजट घाटा, राजस्व घाटा क्या होता है। इससे पहले देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, 25 अप्रैल को क्या होता है? 25 अप्रैल को होता है विश्व मलेरिया दिवस, और 26 अप्रैल को होता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। तो ये दोनों डेज हम याद करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अपना टॉपिक। देखिए, मैंने आपको बताया था बजट क्या होता है ना, जिसमें सरकार क्या करती है, अपनी आय और व्यय बताती है कि क्या आय होने की संभावना और कहाँ कहाँ व्यय होगा। तो देखिए, बजट घाटा क्या होता है। अब पहले सिंपल शब्दों में सुनिए। देखिए, जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी आय कम है लेकिन आपका व्यय ज्यादा है, मतलब आपकी इनकम कम है लेकिन आप खर्च ज्यादा कर रहे हैं, तो आपको घाटा हो रहा है। इसी तरह सरकार को भी घाटा होता है, तो उसको बजट घाटा कहते हैं। देखिए, बजट घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। ठीक है, सरकार का जो बजट व्यय है, मतलब जो खर्चा है, उसकी बजट प्राप्तियां, जो उसे विभिन्न जगहों से पैसा मिलता है, टैक्स से और बाकी चीजों से, उससे ज्यादा है। ठीक है, उसका खर्चा ज्यादा है प्राप्तियों से। जब कुल सार्वजनिक व्यय में से कुल सार्वजनिक प्राप्तियों को घटा दिया जाए तो बजट घाटा अथवा बजटरी घाटा प्राप्त होता है। तो क्या होता है, जब हम जितनी सरकार की कुल सार्वजनिक व्यय होते हैं, उसमें से जो उसकी कुल सार्वजनिक प्राप्ति होती है, मतलब टोटल उसका जितना खर्च हुआ और जो टोटल से जो प्राप्त हुआ उसको घटा देते हैं, तो हमें बजट घाटा मिल जाता है। कुल सार्वजनिक व्यय में से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को शामिल किया जाता है, जबकि कुल सार्वजनिक प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ये डिटेल में पढ़ाया था। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लास्ट इकोनॉमिक्स का वीडियो भी जाकर देख लीजिए। तो देखिए, क्या होता है, जो कुल सार्वजनिक व्यय होता है, तो उसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों को शामिल करते हैं, जबकि कुल सार्वजनिक प्राप्तियां होती है उसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों को शामिल किया जाता है। अब देखिए, बजट घाटा का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। बजट घाटा इज इक्वल टू कुल बजट प्राप्तियां माइनस कुल बजट व्यय। देखिए, सरकार को जो प्राप्त हुआ है टोटल, ठीक है, और उसमें से जो उसका खर्चा हुआ है उसको घटा देंगे तो हमें बजट घाटा प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, मैंने पढ़ा है ना, कुल बजट घाटा क्या, कुल राजस्व प्राप्तियां कुल पूंजीगत प्राप्तियां। तो नीचे देखिए, बजट घाटा किसके बराबर होगा, कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस कुल पूंजीगत प्राप्तियां, उसमें से माइनस कर देंगे कुल राजस्व व्यय प्लस कुल पूंजीगत व्यय। यदि कुल बजट प्राप्तियों की मात्रा कुल बजट व्ययों से अधिक है तो बजटरी अधिक की स्थिति होगी, अन्यथा बजटरी घाटा होगा। तो देखिए, क्या होता है ना, बजट जो घाटा होता है वो तीन तरीके का होता है। देखिए, संतुलित बजट क्या होता है, जब सरकार की बजट की प्राप्तियां और बजट के व्यय बराबर हैं। देखिए, मान लीजिए आपने 10 रुपये आप कमा रहे हैं और 10 रुपये ही खर्च हो रहा है, तो आपका संतुलित बजट है। बचत का बजट, जब आपकी बजट प्राप्तियां ज्यादा है और बजट व्यय कम है। देखिए, मान लीजिए आप कमा रहे हैं 10 रुपए लेकिन आपका खर्चा सिर्फ 8 रुपए का है, तो बचत हो रही है 2 रुपए की, तो ये बचत का बजट होता है। और घाटे का बजट क्या होता है, कि बजट प्राप्ति हमारी कम है और बजट व्यय ज्यादा है। मान लीजिए आप कमा रहे हैं 10 और खर्च कर रहे हैं 15, तो हमें घाटा हो रहा है 5 रुपए का, है ना। तो उसको घाटे का बजट कहते हैं। हमारी सरकार का अक्सर बजट घाटे का बजट ही होता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स, राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। देखिए, राजस्व घाटे का संबंध सरकार के राजस्व तथा राजस्व प्राप्तियों से है। तो जो राजस्व घाटा है वो किससे संबंधित होगा, ऑब्वियसली जो राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होगा। इसमें पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय को शामिल नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इसमें राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों को शामिल करते हैं, पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय को शामिल नहीं करते हैं। नाम से याद रखिए, राजस्व घाटा है इसलिए राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां ही इसमें रहेंगे। इस प्रकार राजस्व घाटा राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता है। तो राजस्व घाटा क्या होता है कि राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो कम है और राजस्व व्यय, सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, तो वही होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटे में घाटा आप याद ध्यान रखिए, जब आपका खर्च ज्यादा होगा, इनकम कम होगी, तभी आपको घाटा होगा। तो राजस्व घाटे में केवल ऐसे लेन देन शामिल होते हैं जिसमें सरकार की वर्तमान आय और व्यय प्रभावित होते हैं। तो देखिए, राजस्व घाटे में क्या शामिल होता है, जैसे सरकार की जो वर्तमान की आय और व्यय है उससे ये प्रभावित होते हैं। यदि राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा दिया जाए तो राजस्व घाटा प्राप्त होता है। तो हमें राजस्व घाटा कैसे मिलेगा, हम राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को घटा देंगे तो हमें राजस्व, अगर राजस्व व्यय हमारा ज्यादा है, ठीक है, और प्राप्तियां कम है, राजस्व प्राप्तियां, तो राजस्व घाटा होगा। ठीक है, और अगर
यही दिया हुआ है कि राजस्व व्यय ज़्यादा होगा तो हमें राजस्व घाटा, मतलब राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय ज़्यादा होगा तो राजस्व घाटा होगा। अब देखिए राजस्व घाटे को कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार अपने राजस्व व्ययों में कटौती की योजना बनाकर राजस्व व्ययों का विवेकीकरण कर सकती है। ठीक है, सरकार के जो राजस्व व्यय होते हैं, मैंने आपको पिछले टॉपिक में सब डिटेल में पढ़ाया था, उनमें सरकार चाहे तो कटौती कर सकती है। सरकार सामान्य जनता भारतीय रिजर्व बैंक के शेष वित्त से उधार के माध्यम से कोष प्राप्त कर सकती है। तो सरकार कोष लेकर भी जो उनका राजस्व घाटा है उसको कम कर सकती है। देखिए सरकार सार्वजनिक उद्यमों के अपने स्वामित्व शेयर को बेचकर विनिवेश के माध्यम से एवं अन्य परिसंपत्तियों के विक्रय द्वारा कोष प्राप्त कर सकती है। सरकार की जो संपत्ति है उनको, मतलब उनके शेयर्स वगैरह बेचकर भी सरकार क्या कर सकती है, अपना घाटा कम कर सकती है। अब देखेंगे हम प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को वित्तीय वर्ष 2011-12 में केंद्रीय बजट से शुरू किया गया। तो जो प्रभावी राजस्व घाटा था वो आया कब से? वो 2011-12 से ही आया केंद्रीय बजट में। तथा 2012-13 के बजट से प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा को राजकोषीय उत्तरदायी एवं बजट अधिनियम की व्यवस्थाओं में सम्मिलित कर लिया गया और 2012-13 से इसको शामिल कर लिया गया। इसका प्रयोग राजस्व खाते में संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करने के लिए किया गया है। ठीक है, इसका प्रयोग क्यों करते हैं? राजस्व घाटे में जो संरचनात्मक असंतुलन होते हैं उनको व्यक्त करता है ये। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच ऋणात्मक अंतर होता है। तो राजस्व घाटा भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राजस्व प्राप्ति होती है और राजस्व व्यय होते हैं उनके बीच का अंतर होता है। राजस्व घाटे में केंद्र सरकार के वे व्यय भी शामिल होते हैं जो वह राज्य सरकार को अनुदान के रूप में देती है। देखिए जो सरकार होती है ना वो क्या करती है, राज्यों को भी अनुदान देती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि कई सारी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। अब देखिए अगर पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है तो देखिए आगे जाके ना हमारे देश को लाभ होता है। ठीक है, उससे पूंजीगत परिसंपत्तियों से। और अगर हम राजस्व घाटा एक नेगेटिव अवधारणा हो जाती है तो अगर इसमें शामिल करते हैं तो वो भी एक नेगेटिव चीज हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम राज्य सरकार को अनुदान दे रहे हैं जिनसे पूंजीगत संपत्ति का निर्माण हो रहा है वो देश के लिए आगे जाके अच्छा है। तो देखिए राजस्व घाटे में केंद्र सरकार के वे व्यय भी शामिल होते हैं जो वह राज्य सरकारों को अनुदान के रूप में देता है और इसमें कई विकासशील परिसंपत्तियों का सृजन होता है। तो जो राजस्व घाटा है उसमें क्या शामिल होता है? उसमें राज्य को दिया हुआ अनुदान भी शामिल होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, कई विकासशील परिसंपत्तियों का सृजन होता है। इस व्यय को गैर विकासात्मक या अनुत्पादक नहीं माना जा सकता क्योंकि ये एक प्रकार का निवेश होता है। अब इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये गैर विकासात्मक या अनुत्पादक चीज है। जो अनुदान दे रहे हैं मतलब इससे विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि इनसे तो विकास हो रहा है जो परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है। तो क्योंकि ये एक प्रकार का निवेश है सरकार का। इस प्रकार केंद्र के राजस्व व्यय में से उन खर्चों को जिससे राजस्व में राज्यों में परिसंपत्तियां सृजित होती हैं घटाकर जो शेष बचे उसे ही राजस्व घाटा माना चाहिए जाना चाहिए। वैसे एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि सरकार का जो राजस्व व्यय है, ठीक है, उसमें क्या है, जो राज्यों में जो परिसंपत्तियां निर्माण हो रही है उनको घटा देना चाहिए। तो उससे जो राजस्व घाटा मिलेगा वो ज्यादा सही रहेगा। प्रभावी राजस्व घाटे की प्राप्तियां केंद्र सरकार के राजस्व घाटे में से उनकी पूंजीगत परिसंपत्तियों संबंधी अनुदान को घटाने से होती है। तो प्रभावी राजस्व घाटा वही होता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो भी राज्यों का अनुदान होते हैं वो उसमें से घटा दिए जाते हैं, क्योंकि क्या होते हैं वो उनसे विकास होता है, वो खराब नहीं होते। तो देखिए फ्रेंड, दूसरे शब्दों में यदि राजस्व व्यय में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को घटाया जाए तो प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। तो क्या होता है, जो राजस्व व्यय में से जो मैंने आपको बताया जिससे पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए जो अनुदान दिया हुआ है उसको हटा दे तो हमें क्या प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? प्रभावी राजस्व घाटा किसके बराबर होता है? राजस्व व्यय उसमें से घटा देंगे पूंजीगत सृजन हेतु अनुदान, ठीक है, माइनस राजस्व प्राप्तियां। ये इसका फॉर्मूला है। तो प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा, थोड़ा ये गलत लिख गया है, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत सृजन हेतु अनुदान। तो राजस्व घाटे में से हम पूंजीगत सृजन के लिए हमने जो अनुदान दिया है उसको घटा देंगे तो हमें प्रभावी राजस्व घाटा पता चल जाएगा। तो देखिए हमें सही चीज पता होनी चाहिए ना, अगर हमें राजस्व घाटा कम करना है तो हमें सही चीज पता होनी चाहिए कि हमें क्या कम करनी है। तो देखिए हमें राज्यों को जो अनुदान दे रहे हैं जिनसे पूंजीगत संपत्ति हमारी संपत्ति बन रही है, देश की निर्माण हो रहा है, जिससे विकास हो रहा है, उसको तो हम ऐसे नेगेटिव वे में शामिल नहीं कर सकते कि हाँ हमें हमें इसको कम करना चाहिए। तो वो उस चीज को हटा देंगे तो हमें प्रभावी राजस्व घाटा मिल जाता है जो सही तस्वीर दिखाता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसमें आपको पढ़ाएंगे राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा क्या होता है ये बताएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू।